Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we will discuss refugees rights. Human rights का टॉपिक है इसमें हम मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स एंड मेनी अदर लॉज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में रिफ्यूजीज को एक्सप्लेन करती हूँ। रिफ्यूजीज आर इंडिविजुअल्स। कौन होते हैं रिफ्यूजीज? वो इंडिविजुअल्स हु हैव fled their home countries, wait a minute, who have fled their home countries due to well founded fear। जो अपने कंट्री से चले जाते हैं, अपनी कंट्रीज कंट्रीज को छोड़ के अचानक से कुछ फियर की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब ऐसा कुछ प्लान्ड शिफ्टिंग नहीं होता, ये एकदम से मतलब जस्ट दे लीव देयर कंट्री ऑफ persecution. Okay, here it is. Of persecution, conflict, violence और other circumstances, जैसे कोई वॉर हो रही है या उनकी कंट्री उनके साथ कुछ गलत कर रही है, ऐसी सिचुएशन में दे जस्ट लीव देयर कंट्री। सो दैट हैज सीरियसली डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, कंपेल्ड देम टू सीक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से वो मजबूर हो रहे हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाके हेल्प मांगे क्योंकि उनकी कंट्री में वो चीज उन्हें नहीं मिल पा रही है, हेल्प नहीं मिल पा रही है। So the term refugee is specifically defined by international law, particularly the 1951 Refugees Convention। तो किस कहाँ से आया था रिफ्यूजी टर्म? इंटरनेशनल लॉ से, पर्टिकुलरली 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन से एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल से। ठीक है। सो मैनी पीपल ऑफन कंफ्यूज टर्म्स लाइक, ये एक और डेफिनेशन है, मैंने आपको थोड़ा वर्ड को एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए रिफ्यूजी को माइग्रेंट कह देते हैं, असाइलम सीकर भी कह देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनके भी कुछ राइट्स होते हैं इंटरनेशनल लॉज में भी, तो इसे हम ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ बीच में आएगा ही आएगा क्योंकि उसी ने ये वर्ड दिया है, तो हम इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। अ रिफ्यूजी इज समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, जिन्हें फोर्स किया जाता है उनकी कंट्री को लीव करने के लिए ड्यू टू सम सीरियस थ्रेट, या फिर वायलेंस हो रहा है, कुछ प्रोसिक्यूशन, कोई वॉर हो रहा है या कोई सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अनलाइक अ माइग्रेंट हु विलिंगली, माइग्रेंट क्या हो रहा है? जो विलिंगली जा रहा है, मूव कर रहा है। मैंने कहा ना प्लान नहीं होती ये चीजें। ठीक है। अनदर कंट्री टू सीक अ बेटर लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन प्लान करता है कि आई शिफ्ट टू अदर कंट्री एंड दैट विल बी अ बेटर कंट्री, और फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आई एम शिफ्टिंग टू अदर कंट्री। बट रिफ्यूजी के केस में होता है उन्हें फोर्सफुली, किसी दबाव में या फिर अपनी मर्जी से भी, बट मजबूरी में, ना बैड वे की, वो अपनी कंट्री में किसी रीजन की वजह से नहीं रह पा रहे, नाउ दे हैव टू मूव एनी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। और वो दूसरी कंट्री से जाके एक तरीके से रहने की मदद मांगते हैं कि आप प्लीज मुझे, हमें अपनी कंट्री में रहने दीजिए। सो जॉब कोई, तो जैसे असाइलम सीकर्स ऑन द अदर हैंड आर पीपल हु से दे आर रिफ्यूजीज। असाइलम सीकर्स वो होते हैं जो लोग खुद कहते हैं कि हम रिफ्यूजीज हैं, और वो अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, वो दूसरी कंट्री से प्रोटेक्शन लेते हैं, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन में आ जाता है, बट हैव नॉट येट बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज सच। ठीक है। तो उन्हें मतलब दूसरी कंट्री से प्रोटेक्शन तो ले लेते हैं वो, बट उनको उनकी उस कंट्री में एज एन उसी कंट्री का सिटीजन नहीं उसे उन्हें दिया जाता दर्जा। सो टू बी ऑफिशियली recognized एज अ रिफ्यूजी दे नीड टू प्रूव दे मीट सर्टेन लीगल क्राइटेरिया। तो रिफ्यूजी के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें उन्हें मीट करना होता है, लाइक उन्हें प्रूव करना पड़ेगा दैट दे आर एक्चुअली अ रिफ्यूजी, और ऑफिशियली ये प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को मीट करना जरूरी है, द लीगल क्राइटेरियाज। सो द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात करते हैं हम। द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी इज अ सिग्निफिकेंट, यानी काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जो डिफाइन करता है कि रिफ्यूजी कौन है। मतलब कि 1951 का ये जो कन्वेंशन था, ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी का एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था जो डिफाइन करता है कि रिफ्यूजी कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। क्यों क्रिएट किया गया था ये? टू प्रोटेक्ट पीपल फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप, जैसे कि जो लोग यूरोप, मतलब जो वॉर के दौरान जो लोग परेशान हो रहे थे, उनको अपनी कंट्रीज से जाना पड़ रहा था, उनके लिए यूरोप से जो निकल रहे थे। एस्टैब्लिश द की रूल ऑफ नॉन, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, हाँ, एस्टैब्लिशिंग द की रूल ऑफ नॉन रेफोलमेंट
विच मीन्स क्या मीनिंग है इस वर्ड का ये देख लेते हैं। विच मीन्स रिफ्यूजीज कैन नॉट बी सेंट बैक, रिफ्यूजीज को वापस नहीं भेजा जा सकता टू द प्लेस वेयर दे लिव इन डेंजर। अब जो रिफ्यूजीज जब वो एक बार घोषित हो जाते हैं ना, तो उनको सेफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, उन्हें वापस नहीं भेजा जाता इस सेंस में कि हम उन्हें वापस भेज देंगे, अब वो ऑलरेडी अनसेफ थे इसलिए वो इधर आए थे प्रोटेक्शन सीख करने के लिए और वापस भेज के उन्हें डेंजर में डाल दो, वो नहीं होता है। तो ये इस चीज का की रूल होता है रिफ्यूजी बनने का। Now, originally this convention only applied to European refugees. तो ओरिजिनली जो कन्वेंशन थी वो क्यों किस पे अप्लाई हो रही थी, सिर्फ यूरोपियन रिफ्यूजीज पे फ्रॉम इवेंट्स बिफोर 1951, बट द 1967 protocol was introduced to extend these protection globally, but after that after 1967 protocol से और extend होने लगा, ग्लोबली होने लगी ये चीज कि कहीं भी ये चीज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ओरिजिनल ज्योग्राफिकल जो उसका एक लिमिट था कि यूरोप का ही रहेगा ही, वो हटा दिया गया। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ द 1951 कन्वेंशन। तो हमें कन्वेंशंस को समझना पड़ेगा रिफ्यूजीज को अच्छे से समझने के लिए, तो हम की एस्पेक्ट्स को समझते हैं आर्टिकल 1 के, 1951 की कन्वेंशन के। सबसे पहले आता है इंक्लूजन, आर्टिकल 1 ए। दिस पार्ट एक्सप्लेन्स कि कौन क्वालिफाई करता है रिफ्यूजी बनने के लिए। अगर आपको एक किसी पर्सन को अगर रिफ्यूजी कहलाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको अपना वेल फाउंडेड फियर बताना पड़ेगा कि वो उसने क्यों अपनी कंट्री को छोड़ा, क्यों उसे दूसरी कंट्री की हेल्प चाहिए, ठीक है, कि क्या रीजन था, जैसे कि उसकी रेस की, किसी रेस की वजह से कि उसकी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, या कोई रिलीजन या नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है या उसको खतरा है या कुछ भी। सो दिस आर्टिकल आल्सो कवर्स परसिक्यूशन रिलेटेड टू जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रहा है, कास्ट हो रहा है या फिर सिमिलर ऐसे किसी रिलेटेड ग्राउंड्स पे। तो ऐसे किसी भी केसेस में उनके साथ दिक्कत आ रही है कि कोई बहुत बड़ा लोगों ने ऐसा बना दिया कि नाउ दे आर फाइटिंग विद दोज पीपल्स जो किसी किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि उनको इस सिचुएशन में सेफ ये लगा कि हमें इस कंट्री को छोड़ना चाहिए बिकॉज हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, ऐसे हमारा जीना मुश्किल हो रहा है उस कंट्री में। जैसे एग्जाम्पल है पर्सन फ्लीइंग देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ टारगेटेड रिलीजियस, क्योंकि कुछ रिलीजन को टारगेट किया गया तो उसको अपनी होम कंट्री छोड़नी पड़ रही है। वायलेंस में बी ग्रांटेड refugee status under this convention. Now, cessation, Article 1C. This section describes when someone no longer qualifies as refugee. तो ये सेक्शन बताता है कि जब कोई पर्सन रिफ्यूजी होता है बट अब वो रिफ्यूजी नहीं है, उसका रिफ्यूजी का टैग हट चुका है। फॉर एन इंस्टेंस, जैसे कि इफ दे रिटर्न टू देयर होम, अगर वो अपने घर वापस आ जाते हैं तो वो रिफ्यूजी नहीं कहलाते हैं। और इफ द रीजन दे फ्लेड हैव बीन रिजॉल्व, वो जो रीजन जिस वजह से उन्होंने छोड़ के गए थे अपनी कंट्री, फॉर एग्जांपल कोई वॉर सिचुएशन थी या कुछ ऐसा सिचुएशन था जिस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा अपनी कंट्री को, कोई डिजास्टर सिचुएशन थी ऐसी कोई, और अब वो सेफली रिटर्न हो रहे हैं अपनी जगह पे, तो वो रिफ्यूजी नहीं रहेंगे, तो उसे सेशन में काउंट करेंगे। इफ अ रिफ्यूजीज होम कंट्री रीचेज लास्टिंग पीस, they might no longer meet the refugees definition. Now, exclusion. Article 1D to 1F. Some people like those who have committed serious crime. कुछ लोग जिन्होंने सीरियस क्राइम कमिट किया है, उनकी उनका कुछ स्पेसिफिक एफिलिएशंस है, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है रिफ्यूजी स्टेटस से इस क्लॉज के अंदर। जैसे समवन हु हैज कमिटेड अ वॉर क्राइम, किसी ने वॉर क्राइम कमिट किया है, उसे रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। Now, international refugee law and human rights. International refugee law is built on the 1951 Convention and 1967 Protocol. It works closely with human rights. किसके साथ काम कर रहा है ये? ह्यूमन राइट्स लॉ के साथ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ काम कर रहा है। क्या इंश्योर कर रहा है ये? सेफ्टी इंश्योर कर रहा है, वेल बींग ऑफ रिफ्यूजी, की उनके साथ भी कुछ गलत डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, वो जिस भी कंट्री में रह रहे हैं अच्छे से रहे, उनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड हो, बेसिक ढंग का खाना प्रोवाइड हो रहा हो, शेल्टर प्रोवाइड हो रहा हो, उनका ध्यान रखा जा रहा हो, प्रॉपर मेडिकेशंस या फिर मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड हो रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। सो टुगेदर दीज लॉज प्रोटेक्ट फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल एंड गारंटी दे आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन देयर होस्ट कंट्री, जो कंट्री में वो आए हैं, होस्ट कंट्री, ठीक है।
एंड ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, दीज लीगल प्रोटेक्शंस आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट रिफ्यूजीज आर नॉट फोर्स्ड बैक। तो ये लीगल प्रोटेक्शंस क्यों एसेंशियल है, क्यों इंश्योर करती है कि जो रिफ्यूजीज है उन्हें वापस जान भेजने के लिए फोर्स ना किया जाए अनसेफ कंडीशन में, जब उनकी इच्छा उनकी मर्जी हो तभी वापस जाए और जब उनके लिए सेफ हो। नाउ अंडरस्टैंडिंग रिफ्यूजी राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉज, जस्ट अ मिनट। Hmm. So the right of refugees are protected not just by refugee law but also by international human rights law. तो जो रिफ्यूजी के राइट है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी। सो ये जो फ्रेमवर्क्स है इंश्योर करते हैं कि रिफ्यूजीज के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और उन्हें फंडामेंटल राइट्स का भी एक्सेस मिले। सो 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर है, वो स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। इतनी बार अब हम पढ़ चुके हैं, हमें पता चल गया होगा। सो टू आउटलाइन फंडामेंटल राइट्स को आउटलाइन करने के लिए फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज, आर्टिकल 14(1) जो स्पेसिफिकली ना इंडिविजुअल को ना लाइक गिव्स इंडिविजुअल्स द राइट टू सीक असाइलम। तो क्या राइट प्रोवाइड कर रहा है वो आर्टिकल 14 का क्लॉज 1, की राइट टू सीक असाइलम इन अदर कंट्रीज व्हेन फेस्ड विद परसिक्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उन्हें दूसरी कंट्री भागना पड़ता है तो उस सिचुएशन में उनको असाइलम मिले। बियॉन्ड दिस द यूडीएचआर सेट्स आउट जर्नल राइट्स, इसके अलावा यूडीएचआर ने कुछ जर्नल राइट्स सेट किए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी विच ऑल कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट फॉर एवरीवन विद इन देयर टेरिटरीज, जिसके लिए और बाकी सारी कंट्रीज जो है ना उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी टेरिटरी के अंदर इन राइट्स को। ठीक है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लिबर्टी प्रोवाइड की जाए। नाउ 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, जो आउटलाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को एक इंडिविजुअल के, जिसमें इंक्लूडिंग रिफ्यूजी यानी रिफ्यूजी भी इंक्लूड करता है। आर्टिकल 40 क्लॉज 1 जो है वो स्पेशली लाइक वो एक लाइक गिव्स राइट टू सीक असाइलम। तो एक इंडिविजुअल को असाइलम का राइट देता है, दूसरी कंट्री में जाके मदद मांगने का, जगह रहने की जगह मांगने का, असाइलम का राइट। ठीक है, सो यही मीनिंग होता है असाइलम के राइट का, कि यू कैन आस्क फॉर शेल्टर टू इन सम अदर कंट्री टू लिव। ठीक है, व्हेन फेस्ड विद परसिक्यूशन मींस, प्रोसिक्यूशन का मीनिंग मैंने नीचे अगर यहाँ पे नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं बता देती हूँ। हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट, अगर उनकी कंट्री में उनके साथ कोई खराब ट्रीटमेंट हो रहा है तो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन या कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन या पॉलिटिकल बिलीफ, ऐसी किसी भी चीज की वजह से तो वो दूसरी कंट्री में जाके असाइलम मांग सकते हैं। तो बियॉन्ड दिस द यूडीएचआर सेट्स आउट जर्नल राइट्स लाइक द राइट टू लाइफ। इसके अलावा भी उन्होंने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी है जो यूडीएचआर ने बोले हैं कि सारी कंट्रीज को ये राइट्स जो है प्रोटेक्ट करने हैं रिफ्यूजीज के लिए भी। सो अगर एग्जांपल लेते हैं, इफ समवन प्लीज देयर कंट्री, अगर कोई अपनी कंट्री को छोड़ के जाता है किसकी वजह से, प्रोसिक्यूशन की वजह से, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग। सो फॉर देयर बिलीव्स, जैसे तो दे शुड बी अलाउड, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी पर्टिकुलर रीजन का पर्सन है, अब उसे प्रोसिक्यूशन की वजह से उसके रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है तो उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। सो दे शुड बी अलाउड टू सीक असाइलम, तो उसे अलाउ होगा असाइलम लेना है, एंड लिव सेफली इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में बहुत सेफली रहना। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जिसमें अब आ जाता है जेनेवा कन्वेंशंस, जो जेनेवा कन्वेंशन की बात हम काफी वीडियोस में ह्यूमन राइट्स की में भी कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है स्पेशली लाइक द जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल, क्या प्रोटेक्ट करता है, सॉरी क्या एम करता है, प्रोटेक्ट करता है पीपल को जो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, किसी वॉर में फंस जाते हैं या पकड़े जाते हैं। सो ये जो लॉ होते हैं वो एसेंशियल्स होते हैं रिफ्यूजीज के लिए जो अलग अलग जगह पे डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू वॉर और वायलेंस। ठीक है, द जेनेवा कन्वेंशन इंश्योर द सेफ्टी, अब आपको ये तो पता ही है जेनेवा वॉर ऑफ प्रिजनर्स के लिए, जो भी वॉर में लोग फंस जाते हैं, जो भी घायल हो जाते हैं, उनके मेडिकल अटेंशन के लिए जेनेवा इन सब पे वो करता है। ठीक है, सो द जेनेवा कन्वेंशन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दोज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग, जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं है खासकर उनकी तो सेफ्टी इंश्योर करता ही है, सच एज सिविलियंस एंड
इंजर्ड सोल्जर्स जो इंजर हो गए, अब वो वॉर तो लड़ नहीं पा रहे हैं, सो उनकी भी हेल्प करता है, लिमिटिंग द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नॉन कॉम्बैट। तो ये जेनेवा कन्वेंशन के जो लोग होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी की साइड नहीं होते, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी निभा रहे हैं कि जो भी लोग जख्मी हो गए, जो भी लोग परेशान हो गए, जो भी लोग फंस गए हैं, उनको हेल्प करना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो क्या, किस कंट्री के, किस रिलीजन के या किस कास्ट के हैं। एग्जाम्पल है अ वॉर टॉर्न कंट्री, रिफ्यूजीज एंड अदर सिविलियंस शुड बी प्रोटेक्टेड। तो एक ऐसी कंट्री जिसमें वॉर हो रही है तो वहाँ पे रिफ्यूजीज और जो सिविलियंस है उन्हें प्रोटेक्ट करना है वायलेंस से, और उन्हें मेडिकल अटेंशन या जो भी उनको हेल्प चाहिए है वो मिलनी चाहिए, इवन इफ दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ। उन्हें जो भी हेल्प चाहिए वो मिलनी चाहिए, चाहे वो खुद को डिफेंड ना कर पाए तब भी। Now, core rights and protections for refugees. Principle of non-refoulement. The principle of non-refoulement in Article 33, Clause 1 of the 1951 Refugee Convention prohibits country from sending refugees back. ये मैं आपको वर्ड का मीनिंग फर्स्ट स्लाइड में भी समझा चुकी थी। सो इसमें क्या है कि रिफ्यूजीज रिफ्यूजीज को वापस नहीं भेजा जाता है किसी रिस्क में, कि अभी कंट्रीज में या जिस वजह से, जिस रीजन से तो वो आए थे, वो रीजन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा कि उन्हें फोर्स कर दिया जाए जाओ वापस, अब इतने दिन हो गए आपको या व्हाट्सएवर। उनको तभी भेजा जाएगा जब सिचुएशन सेफ होगी, उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाला जाएगा। तो ये जिस कंट्री में उन्होंने असाइलम लिया है या जिस कंट्री में वो रिफ्यूजीज रह रहे हैं उस कंट्री का एक ड्यूटी है। So this principle is fundamental टू रिफ्यूजीज, और ये रिफ्यूजीज का राइट है, उनकी प्रोटेक्शन का राइट है ये। जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, रिफ्यूजी है जो वॉर जोन में है, उसे फोर्स नहीं कर सकते वापस जाने के लिए जब तक सेफ्टी नहीं आती है, और उसकी सेफ्टी रिस्क में, तो यू कैन, दैट कंट्री कैन नॉट फोर्स हिम टू गो बैक। However, this principle has an exception if a refugee poses a सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। अगर वो किसी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई जासूस बन के आया है, या फिर कोई जासूस है वो, या फिर वो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री के रूल्स प्रोटोकॉल्स तोड़ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ हेट ट्रेट फैला रहा है, कुछ भी ऐसा है, या फिर उस कंट्री के लिए है, कोई टेररिस्ट है वो रिफ्यूजी जो प्लान करके आए, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो उस सिचुएशन में तो उसे फिर भेजना पड़ेगा, या फिर एनी हाउ वो कोई क्राइम करता है तो वहां पे तो उसे डिटेन ही करना है। Next is principle of non-discrimination. The principle of non-discrimination ensures that refugees should not face unfair treatment. तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, किस बेसिस पे, उनके रेस पे, उनके रिलीजन पे, जेंडर पे, और एनी अदर स्टेटस। देखो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने जानबूझ के आपको प्रोवाइड कर रखे हैं नोट्स, एंड आई एम जस्ट रीडिंग आउट एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, ट्रांसलेटिंग इट, एंड व्हाट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो अगर ऐसा कुछ लगता है ना आपको कि दैट मैं बहुत फास्ट फेस में बोल रही हूँ, या फिर यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक्स, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं उस चीज को इम्प्रूव कर लूंगी और उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों का ध्यान रखूंगी। दिस प्रिंसिपल इज सेट आउट इन आर्टिकल 3 ऑफ रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये प्रिंसिपल किस में था, आर्टिकल 3 में था रिफ्यूजी कन्वेंशन के, कि होस्ट कंट्री जो है वो अप्लाई करेगा ऑल रिफ्यूजी रिलेटेड टू प्रोविजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो भी होस्ट कंट्री है जिस जो रिफ्यूजी को रख रही है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के उस रिफ्यूजी को रखेगी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पे आते हैं हम, राइट टू फैमिली लाइफ इन यूनिटी। फैमिली यूनिटी इज अ की राइट फॉर रिफ्यूजीज। जो फैमिली की यूनिटी है वो बहुत की राइट है। ऑफ कोर्स एक रिफ्यूजी है, ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी फैमिली किसी और कंट्री को होस्ट बना के बैठी है, वो किसी और कंट्री को, उसके बच्चे कहीं और है, उसके वाइफ कहीं और है, वो खुद कहीं और है, ऐसा नहीं होता। कि रिफ्यूजी को राइट है कि वो अपनी फैमिली को एक ही कंट्री में अपने साथ एक ही जगह पे रखे। ठीक है, कोई अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे एक जगह पे पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, लाइक वो लोग बिछड़ गए हैं ना, उसे पता ही नहीं है वो किस कंट्री में, तो वो अलग सिचुएशन होती है। Families are often separated during displacement, so leaving individuals vulnerable to exploitation and trauma. Host countries are encouraged, तो host countries जिसमें आपने asylum लिया है वो help करती है, support करती है अपनी family को reunification के अंदर, यानी वापस एक साथ लेकर आने में, टू प्रोटेक्ट द फैमिली यूनिट एंड रिड्यूस दिस वल्नरेबिलिटी। उनके साथ जो ये गलत हुआ है इस चीज को कम करा जाए, उनके ट्रॉमा को कम किया जाए, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना, उनकी फैमिली को जोड़ा जाए, वापस साथ में लाया जाए जो वो बिछड़ गए हैं।
नेक्स्ट इज बेसिक राइट्स प्रोवाइडेड बाय होस्ट कंट्रीज, जिस कंट्रीज में शरण लिया है उसके बेसिक राइट्स। सो राइट टू वर्क, रिफ्यूजीज हैव द राइट टू सीक एम्प्लॉयमेंट। अब वो लंबे टाइम तक अगर उस कंट्री में रह रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट फ्यू डेज, इट्स अबाउट मंथ्स और ईयर्स नाउ, दैट उन्हें नहीं पता अब उनकी सिचुएशन कब नॉर्मल होगी। तो वहां पे फिर उनको खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू प्रोवाइड देम फूड लाइक दे आर सिटिंग फ्री एंड दे आर गेटिंग एवरीथिंग इन हैंड्स, तो ऐसा नहीं होगा। सो रिफ्यूजीज को पूरा एम्प्लॉयमेंट का राइट मिलता है एंड विच अलाउज देम टू बी सेल्फ सफिशिएंट, जिससे वो खुद कमा सके और रिड्यूस कर सके अब डिपेंडेंसी को कंट्रीज के ऊपर। वो निर्भर ना रहे, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसके ऊपर एक तरीके से बर्डन भी ना बने, वो उस कंट्री की हेल्प से खुद कमाए और खुद खाए। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फॉस्टर्स इंटीग्रेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मोर कनेक्टेड सोसाइटी। सो एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, एक तो क्या होता है कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, कि एक पर्सन खाली नहीं बैठता है तो वो एक बेटर पर्सन बनता है। खाली टाइम वो पास नहीं कर रहा है और उसे खाली बैठने की आदत नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच सकता है, आगे की प्लानिंग कर सकता है और देख सकता है कि इसे उसे होस्ट कंट्री में ही रहना है एज अ रिफ्यूजी, या उसे कहीं सेटल होना है, या फिर वो उसके कोई चांसेस है उसकी कंट्री में जाने में या नहीं, वो अपनी आगे एजुकेशन परस्यू कर सकता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो इट्स गुड टू गेट एम्प्लॉयड। नाउ राइट टू एजुकेशन, तो ऑफ कोर्स अब बच्चे होंगे और या फिर कोई पर्सन ऐसा होगा जिस जो एजुकेटेड एजुकेशन के बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है। तो ये उसका राइट है, उसे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर एजुकेट नहीं होंगे तो वो क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उन्हें बेटर एज अ रेफ्यूजी, क्या वो सिर्फ पॉवर्टी में ही रहेंगे? नहीं। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, तो उन्हें कोई एजुकेशन के बेसिस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए। ऑलरेडी दे आर मतलब उन्हें काफी कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है। अपनी कंट्री छोड़ के आ जाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, Article 27 of the 1951 Refugee Convention allows refugees to move freely। तो क्या अलाउ कर रहा है रिफ्यूजीज को कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर और अपनी जगह चूज कर रहे हैं, अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस उन पे नहीं लगाई जाएगी। ओके, तो मतलब जो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ नहीं जा सकते, हमारी कंट्री में उधर उधर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिफ्यूजी हो, यू वी आर नॉट गिविंग यू सिटीजनशिप, बट इट डजंट मीन कि हम कन्फाइन कर रहे हैं आपको। वो भी एक तरीके का फिर डिटेन हो जाएगा। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, तो रिफ्यूजीज इंटाइटल्ड है बेसिक फैसिलिटीज के लिए, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, अपनी लाइफ को एक बेसिक नीड्स के साथ जीने के लिए, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड लीगल एक्सेस। डिस्पाइट दीज राइट्स, challenges like poverty and discrimination often limit their access to such facilities। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में है, एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर मैं बहुत फास्ट हूँ या मेरे नोट्स क्लियर नहीं है, व्हाट्सोएवर अगर कोई इशू आता है वीडियो में आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन में भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।